आपने सेंड यस किया है, सर। 2 वहाँ पे हो गए, 3 और होने चाहिए मेरे ख्याल में। एक आपको असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट कर लो एक। यस सर, असाइनमेंट्स वगैरह दे दें कुछ, एक दो। तो ये एक फिर काम करते हैं कि ना, वो जो आप एक और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लो, वो भी मेडिकल से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की प्रेजेंटेशन, जो थ्योरी की प्रेजेंटेशन दे दो, वो जो मैंने आपको बताया था, वो शॉर्ट साइटेडनेस और वगैरह वगैरह जो बीमारियां रिलेटेड हैं आई से रिलेटेड, वो कलर कैसे रहता है, रेटिना की में कितने टाइप्स होते हैं सेल्स की, जो कलर डिटेक्ट करते हैं, और कुछ हमारे पास जो होता है लाइट को कंट्रोल करते हैं, वो है, उस पर प्रेजेंटेशन बना लो एक। और उसी चैप्टर में से जो एग्जाम्पल्स हैं, उसी चैप्टर में जो एग्जाम्पल हैं, वो एज असाइनमेंट सबमिट कर दो। ठीक है, यस सर ठीक है। एग्जाम्पल आपको लेकिन सर अंडरस्टैंड होनी उसके चाहिए, ये लिए लिख के सिर्फ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वो लिख के से, वो तो सॉल्व हुआ हुआ ऑलरेडी, ऑलरेडी वो सॉल्व हुआ हुआ है। आपसे मैं चाहूंगा कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आप साथ दिमाग में ये रखें कि इसकी थोड़ी अगर वेरिएशन आ गई एग्जाम्पल में, कि लेंस का डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ गया आपको, इतने डिस्टेंस चेंज हो गया, लेट्स से 10 मीटर गिवन है उसमें एग्जांपल में, अगर 15 मीटर कर दूं तो फिर आप कर लोगे सॉल्व उसे। तो इस तरह की वेरिएशन दिमाग में रखनी है। तो एग्जांपल आप सेंड कर दोगे मुझे उधर से, और प्रेजेंटेशन बना के उसकी भेज दोगे आप। ठीक है, सर ये प्रेजेंटेशन की वेटेज कितनी रखी है आपने? ये तो काफी मेहनत होती है, तो एज अ असाइनमेंट तो। हाँ मेहनत तो होती है। तो प्रेजेंटेशन कोई से तो ज़्यादा वो होगी, मोर देन 5% होगी। सर 10 तो रखें इसकी। अभी मैंने हार्ड एंड फास्ट डिसाइड नहीं किया, क्योंकि वो पॉलिसी आपको खुद पता सर है कि चेंज 5 हो रही बहुत है हो इसकी। रही है। मैंने कहा मोर देन 5 है, क्योंकि पॉलिसी चेंज हो रही है इसकी, हर हफ्ते पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो अब डिपेंड करता है, अगर ऑनलाइन हुआ तो अलग होगा, ऑनलाइन हुआ तो उसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऑन कैंपस हो गए आपकी एग्ज़ाम, तो फिर उसकी वेटेज कुछ कम कर दी जाएगी, लेकिन 5% से कम कभी नहीं होगी। ठीक है, फिर आपने टोटल क्विजेस कितने लेने हैं, उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? 3 और लेने हैं, 3 में ही 3 ही पूरे ही सिलेक्ट करेंगे, उसमें से ड्रॉप क्या करना है। अमूमन तो 8 लेते हैं हम। सर सेलेक्ट कर लें थोड़े से प्लीज। चलो देख जी लेंगे सर, आखिर और में भी टीचर क्या करते हैं, आपकी ग्रुप सिलेक्ट परफॉर्मेंस। करते हैं। ये ना अच्छा, आप ना वो सेकेंड सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो आप लोग? यस यस सर। यस सर। पता नहीं, मुझे नहीं पता आप बाकी टीचर इस पे कैसे बिहेव करते हैं, जो आपका सीरियस आर्गुमेंट होता है कि बाकी टीचर भी ऐसे करते हैं, तो ये ना दिया करो। करते हैं करते रहें, ये सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ही यही है कि हर कोई वो इंडिपेंडेंट है। हमें तो एचओडी भी कुछ नहीं कह सकता कि हम ये अगर इस पे क्राइटेरिया अपना कुछ रखना चाहें, तो ये रेफरेंस ना दिया करो, या फिर कोई और एलिगेंट वे ढूंढो। आखिर में हम देख लेंगे सर इसको, ये ठीक है, लेकिन कोशिश 3 हो जाएंगे। तो उसमें से सिलेक्ट कर 5 करने हैं, वो पर डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस क्विज में ज़्यादा ही बैड हुई, बुरी हुई, तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। अगर आपके ऑलमोस्ट सारे क्विज में परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम सारे रख लेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर, ये ठीक है। सर ये मार्क्स किधर शो हो रहे हैं जो आपने भी अपलोड किए? मैंने अपलोड नहीं किया, मैंने शो किया एलएमएस, जहाँ पे आपने कोई वो दिया था, क्विज दिया था, उसी क्विज को ओपन करो, आपको मार्क्स हो जाएंगे। ओके सर। 5th सेशन है एलएमएस का। और जो क्विज इसके जो आपने मुझे सेंड किया था एक क्विज पिक्चर्स लेके, तो उसके मार्क्स मैंने ना अभी आपको वो पोर्टल पे अपलोड करने हैं, तो वहां से आप देख लें, चेक मैंने कर लिया। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करें। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोनेटम को डिस्कस करना शुरू किया था, और उसके लिए हाइड्रोनेटम के लिए हमने जो बोहर मॉडल है, उसमें उसे एक्सप्लोर किया, और उसमें हमने देखा है क्वांटा बोहर मॉडल इम्पोज करता है कि आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आप क्वांटाइज ऑर्बिट निकालते हो, ऑर्बिटल निकालते हो।
ठीक है। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंगली जो अलाउड एनर्जीज हैं वो हमने फाइंड आउट की थी, और यहाँ पे हमने लेक्चर एंड किया था। ना सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बल्कि हमारे पास हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स हैं, लेट्स से हमारे पास हीलियम आयन है, और उसके हीलियम सिंगल आयन है, उसके गिर्द जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे और उसी गिर्द 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना होगा। उसके लिए भी वो उस फार्मूला को जनरलाइज किया जा सकता है, लेकिन वो सारे जो एटम्स हैं उनको कवर नहीं करता। तो अब अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, तो जैसे कि वो अगर वो इलेक्ट्रॉन है, एटम इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में है, और वो एक्साइटेड स्टेट के बाद डी एक्साइट होता है। डी एक्साइटेशन का मतलब ये है कि वो हायर ऑर्बिट से जंप करता है लोअर ऑर्बिट में। तो फिर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करता है, तो उसका एक स्पेक्ट्रम होता है, उसकी लाइंस होती हैं। जैसे कि अगर आपका उप हायर ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट वो हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4 हो सकता है इस केस में। तो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट पे अगर जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे कहते हैं, जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा, ये लाइमन सीरीज है। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास 2 से 1 पे, और या फिर 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे जंप करता है, तो ये जो जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा, जो हम लाइन डिटेक्ट करेंगे, उसे कहते हैं लाइमन सीरीज। इसी तरह अगर आपके पास हायर ऑर्बिट से एन आई, हायर ऑर्बिट्स में बनेगा N2 के लिए N3 बनेगा, N4, N5, N6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपके पास हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं N2 में, तो हम इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। तो इसी तरह ये है हमारे पास N3 के लिए भी है। N3 के लिए हमारे पास अगर हायर ऑर्बिट से N3 पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे कहते हैं वेपास्चन सीरीज है। अच्छा, अब आप किस तरह से जो फ्रीक्वेंसी या लेमडाज आप फाइंड आउट कर सकते हो, वेवलेंथ जो आपने लाइट डिटेक्ट की है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप किया है लोअर में, तो उसमें उस केस में जो आप डिटेक्ट करोगे उसकी वेवलेंथ आप थ्योरेटिकली कैसे मेजर कर सकते हो, वो इस तरह से है। रेड बिट फार्मूला है हमारे पास, और 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर एन वन स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन टू स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास ये जो n1 है हमारे पास, ये नंबर है हमारे पास ऑर्बिटल का, और n2 इसी तरह हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है ऑर्बिटल का। ठीक है। तो आर एच इस केस में हमारे पास है रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो है 1.1 मल्टीप्लाई 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? de Broglie एंड वेव्स, बेसिकली ये वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल है। तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन हमें दी थी, वो ये है कि आपके पास बेसिकली उसने एक्सप्लेन किया था पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था हमारे पास कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो शाइन करती है लाइट मेटल पे, तो मेटल पे अगर शाइन करती है लाइट, तो वो मेटल में मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करती है या नहीं करती है, किस तरह से करती है। ठीक है। कि उसका मैकेनिज्म क्या है कि इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है मेटल में, वो उसके ऊपर शाइन करते हैं लाइट, तो वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से स्टक आउट कर सकती है, नहीं कर सकती है, कि क्या उसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है। तो ये यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स का ब्रेकडाउन था। तो फिर यहाँ से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था इस फिनोमेना को, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो इनिशियली हम अगर आप यहाँ पे देखा जाए कि मैं अगर आपको रफली इसको अंडरस्टैंड समझा दूँ, ये मेरे पास है मेटल। ठीक है। और मेटल पे हमारे पास गिरती है लाइट। ठीक है। ये लाइट गिरी, तो क्लासिकली ये था कि लाइट में अगर एनर्जी कम है, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए यहाँ से स्टक होने के लिए मेटल से, तो कंटिन्यूसली उसको एनर्जी मिलते रहे। एक टाइम आए कि उसकी एनर्जी वो पूरी हो जाए, जितनी उसको एनर्जी चाहिए, लेट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो ये लाइट की जो एनर्जी है इनिशियली, वो हमारे लाइट की एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो थोड़े टाइम के बाद उसकी एनर्जी इतनी फिल हो जाए
5 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाए तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टक हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद स्टक हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन थी क्लासिकल फिजिक्स की, आप समझ रहे हैं ना। जिस तरह एक बाल्टी हुआ है, तो बाल्टी में अगर आपके पास पानी आप भर रहे हैं उससे, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो फिल होने के लिए फिल कर देगा उसे, ठीक है, फिल करेगा तो वो आपके पास ओवरफ्लो हो जाएगा। इस केस में भी इसी तरह से है कि एनर्जी जितनी इसको इलेक्ट्रॉन को चाहिए यहाँ पे से स्टक होने के लिए, तो क्लासिकली ये कहा समझा गया था कि इसको अगर वेव के जो इनकमिंग वेव है जो इस पे गिर रही है उसकी एनर्जी कम है, तो फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को स्टक कर देना चाहिए इसे। लेकिन ऐसा होता नहीं था, इलेक्ट्रॉन स्टक नहीं होता कि जब तक हमारे पास इस लाइट की एनर्जी इसकी इसको जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए स्टक होने के लिए उससे उतनी या उससे ज़्यादा नहीं होती थी, तब तक इलेक्ट्रॉन स्टक नहीं होता था, ठीक है। और जो लाइट की इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। आप जितना मर्जी लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दो वो इस पे डिपेंड नहीं करता था। लेट से आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और बल्ब से जो है ना लाइट निकल रही है, ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक है, तो लाइट जो बल्ब से गिरेगी इस पे, ठीक है, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी यहाँ पे स्टक होने के लिए चाहिए, तो फिर तो वो स्टक हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टक नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लें, आप इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा दें, आप इसको वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा एक हद तक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये था ब्रेकडाउन इसका क्लासिकल फिजिक्स का। तो आइंस्टाइन ने आके ये बताया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो फोटोन लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती हैं। तो जब तक आप एक पैकेट की एनर्जी उतनी नहीं होती जितनी कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टक नहीं होगा। आप जितने मर्जी पैकेट बढ़ा लो वो इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेट से आपके पास पैकेट में एनर्जी चाहिए उसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितने मर्जी पैकेट इस पर थ्रो कर दो, ये कभी भी स्टक नहीं होगा। हाँ, अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन का एक पैकेट भी थ्रो करते हो तो फिर वो यहाँ से स्टक हो जाएगा। तो ये पार्टिकल मॉडल था आइंस्टाइन का, ठीक है। मैंने ज़बानी कलाम में आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो इस वजह से हमने आइंस्टाइन मॉडल नहीं पढ़ना बल्कि हमें डी ब्रोगली पढ़नी है। डी ब्रोगली ने इसका कन्वर्स दिया है और वो ये है पार्टिकल मस्ट हैव वेव प्रॉपर्टीज कि इसने पार्टिकल मॉडल दिया लाइट का। तो ये डी ब्रोगली ने इसे कहा कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव प्रॉपर्टीज रखते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि वेव जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टी रखती है, क्योंकि लाइट को इनिशियली वेव समझा जाता था, तो लाइट को मॉडल किया गया पार्टिकल में आइंस्टाइन के थ्रू। तो डी ब्रूगल ने इसे कन्वर्ट किया कि जो पार्टिकल है वो मस्ट हैव वेव प्रॉपर्टीज, कि जो आपके पास अगर कोई कप है अपने आपके हाथ में, या आपकी ग्लास है या स्टेपलर है या माउस है, जो मर्जी, ये पार्टिकल्स हैं, तो ये भी वेव प्रॉपर्टीज रखते हैं। इंसान है, हाथी है, जानवर है, जो मर्जी है, तो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो हर जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पार्टिकल होगा, खा वो कप है, माउस है, या जो मर्जी है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, और वो वेव इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है। इसे डी ब्रूगली हाइपोथेसिस कहते हैं। समझते हैं बात। यस सर। डी ब्रूगली हाइपोथेसिस आपने तुम्हें हमें इंटर लेवल पे भी देखा होगा ऐसे ही, देखा हो ना इंटर लेवल पे डी ब्रूगली हाइपोथेसिस। चलिए इसमें मजीद आगे जाके देखते हैं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, सोलर सिस्टम जो मॉडल था हमारे पास, जो बेसिकली बोहर ने प्रपोज किया था, उस केस में अगर हम इस हाइपोथेसिस को इकट्ठा रखें तो फिर आप देखेंगे कि हमें कौन से अलाउड ऑर्बिट्स मिलते हैं, ठीक है। एक तो बोहर मॉडल ने भी हमें दिए थे कि अलाउड ऑर्बिट्स ही हैं, तो अब हम देखते हैं कि लैम्डा को साथ रख के ये जो पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टीज हैं उसका देखते हैं क्या होगा। लेट से हमारे पास जो आर एन है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सर्कुलर ऑर्बिट हम कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो आर एन है, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस आर एन में वो इज इक्वल टू होगा पी एन आर एन, ठीक है। पी एन हमारे पास उस ऑर्बिटल का, एन डिनोट कर रहा है आपके पास ऑर्बिटल, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में पी एंगुलर
लीनियर मोमेंटम है, और आर हमारे पास सर्कुलर रेडियस है। सो मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिटल, मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिटल होगा आर एन को नीचे ले जाएं तो एल डिवाइड बाय आर एन, तो पी एन इज इक्वल टू एल ओवर आर एन। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर पी एन। पी एन की यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, तो पी एन की वैल्यू है कैपिटल एल एन ओवर आर एन, तो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में आर एन है वो ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया है कि h की जगह पे h कट की वैल्यू पुट कर दी है, ये है। ठीक है, h इज इक्वल टू 2 पाई h कट, तो h की जगह पे 2 पाई h कट आ गया। ln की जगह पे हमारे पास, आप याद होगा कि हमने बोहर मॉडल ने प्रपोज ये किया था, ये हमारे पास ऑर्बिटल जो हैं उनके एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हैं, तो ln की जगह पे वैल्यू आ गई एन एच कट कैंसल आउट, तो हमारे पास बन गया ln इज इक्वल टू 2 पाई r n ओवर n। तो ये हमें ये बताता है रिलेशन कि आपके पास जो अलाउड ऑर्बिटल होंगे वो इस रिलेशन से आएंगे। ठीक है, इस रिलेशन का मतलब क्या है, वो ये है, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर अलाउड दैट हैव सरकमफेरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो जो आपके पास जो सरकमफेरेंस हैं वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होंगे, तो तभी आपको वही अलाउड ऑर्बिटल मिलेंगे। लेट्स से आपके पास ये देखें, ये एक वेव है, वेव एक है ये, नहीं, ये एक वेव है। ठीक है, अच्छा, ये है दो, दो वेवलेंथ्स हैं, ये है तीन वेवलेंथ है, तीन है ना, ये एक दो तीन, हाँ, तीन वेवलेंथ होगी। तो इनको अगर आप वो इन दोनों के एंड को जोड़ के अगर आप इसका ऑर्बिटल बना दें यूं, ठीक है, आप पता नहीं ऑर्बिटल में किस तरह से बनेगी, मैं इसका इसका ट्राई करता हूँ। इसके लिए यूं बनेगा कुछ, यूं कुछ बनेगी, ये मैंने इसको मरोड़ के लिखा है यहाँ पे। तो ये जो वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑर्बिटल होंगे वही अलाउड होंगे। ये देखो, लैम्डा 1 है वेवलेंथ, सॉरी, एन एन लैम्डा, 1 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा। तो ये 3 लैम्डा वाला मैंने ऑर्बिटल बनाने की कोशिश की है, तो यही ऑर्बिटल अलाउड होंगे हमारे पास। ठीक है, आर एन इससे कॉरस्पॉन्डिंग ही हमने देखेंगे। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमें यहाँ से ये कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर अलाउड। ये मैंने पिक्चर सही नहीं बनाई, आप इसको पिक्चर को देख लीजिएगा, ये फिगर नंबर 33.6 है, या फिगर नंबर 33.7 है जो उसने वाजे सही से बनाई हुई है। तो ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर अलाउड दैट हैव सर्कमफ्रेंस इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ। तो पार्टिकल के जो पार्टिकल वेव होगी हमारे पास, वो असल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक जी, यहाँ तो कोई क्वेश्चन? हेलो, सर पीछे वाली स्लाइड नोट नहीं की थी, वो दिखा दें। देख लो। एग्जाम्पल नंबर 33.1 है, और वो ये है कि व्हाट आर द फोटोन्स एनर्जीज एंड वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रांजिशंस इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज के डेफिनेशन हमारे पास है कि ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज आर दोज दैट स्टार्ट ऑन एन ऑर्बिटल वेयर n ग्रेटर देन 2। तो n ग्रेटर देन 2 से अगर जंप करता है इलेक्ट्रॉन 2 पे, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये सारी होंगी बाल्मर सीरीज। तो पहली 5 हमारे पास ये बनेगी कि 3 से 2 पे जंप करे, 4 से 2 पे जंप करे, 5 से 2 पे जंप करे, 6 से 2 पे जंप करे, और 7 से 2 पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे। दो मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फोटोन है जिसकी हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है। सो
इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो जो फोटोन रिलीज करेगा उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n1² माइनस n2²। तो सो ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। जो इनिशियली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो n1 है, तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था वो 3 है, तो 1/3² माइनस 1/2²। तो इसकी अगर आप वैल्यूएट करोगे, यहाँ से भी माइनस पेयर होगा, यहाँ से भी, और आपके पास आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ट्रांजिशन है हमारे पास, वो है 4 से 2 पे, तो यहाँ पे 1/4² आ गया, -1/2² इज इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बाकी दो आप ट्राई करो, 5 से 2 पे कर लो और 6 से 2 पे, देखो क्या आता है। यही फार्मूला यूज करो और जो ट्रांजिशन है 5 से 2 पे और 6 से 2 पे, इसको वैल्यूएट करो। सर 5 वाले का है 2.85 और 6 वाले का है 3.02। जी भाई, किसी ने वैल्यूएट किया? यस सर। आपका भी ये आ रहा आंसर? यस सर, यही आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक ऑब्वियस पैटर्न नज़र आ रहा है, वो ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करेगा तो उसकी एनर्जी, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक और भी चीज़ पता चलती है कि हायर ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। 1.89 जब 3 से 2 पे जंप किया है, 4 से 2 जब हमारे 4 से 2 जब जंप किया तो 2.55, और इसी तरह अगर आपके पास हायर ऑर्बिट से करता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रिलीज करता है वो बढ़ती चली जाती है। एक रिलेशन जो मैं आपसे चाहूँगा वो आप ये याद रखें, वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जाउल। तो अक्सर आपको जाउल में भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जाउल के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमने एवेल्युएट करना है, वो ये कि वेवलेंथ क्या होगी जो फोटोन इमिट हुए हैं। तो E इज इक्वल टू होता है HF, ये हमारे पास फार्मूला। F की वैल्यू है लाइट के लिए C इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से मैं F की वैल्यू निकालूंगा तो वो बन जाएगा C ओवर लेमडा। तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो ये इसको मैंने अब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, लेमडा उस तरफ चला गया, E फोटोन की वैल्यू नीचे आ गई, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर E फोटोन। अब आप वो वैल्यूज पुट करते चले जाएं जो आपने लेमडास के लिए जो आपने फोटॉन्स के लिए एवेल्युएट की थी। तो 3 से जब 2 पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास एनर्जी आई थी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन को मैंने कन्वर्ट किया जाउल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जाउल, और एच की वैल्यू और सी की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट है, ये 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ और एच हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट। इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 657 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम के केस में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3 से 2 पे तो आप डिटेक्ट करोगे 657 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट, ठीक है। इस तरह आप वो दूसरा कैलकुलेट करो जरा, जो लैम्डा अगर जंप करता है 4 से 2 पे, और बताओ मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या है। सुन रहे हैं? लैम्डा अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 4 से 2 पे तो मुझे बताओ कि वेवलेंथ क्या आएगी। जी लाइबा। सर मैंने क्वेश्चन नहीं सुना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने ये कहा आपको कि मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर जंप किया था 3 से 2 पे तो उसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे जंप करता है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी वो कैलकुलेट करो। ओके सर।
जी कितनी देर लगनी है इसमें? सर सेम ही होगी। सेम क्यों होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ये जो एनर्जी है यहाँ पे आएगी, वो एनर्जी जो पीछे हमने कैलकुलेट की है वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे लिखो ना 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर। सर 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 आ रही है। 3.02 3. 02 हाँ मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। 12। यस नहीं मिस्टेक, कोई सीरियस मिस्टेक कर दिया आपने। नहीं ऐसा नहीं है, नैनोमीटर में आएगी भाई ये। सर ये आपको आ रही कोई है 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15। नहीं ये भी नहीं सही, फिर कोई मिस्टेक है। एच की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? 6.62 हाँ मल्टीप्लाई 10 की 4, पावर -34। हाँ 34। और सी की क्या वैल्यू है? 3 मल्टीप्लाई 3 10 की 10 टू इस पावर पावर 8 हो 8। गए। अच्छा यहाँ से पावर कितनी आएगी? 8 को माइनस करो 34 में से तो कितना आएगा? 26 माइनस ट्वेंटी सिक्स -26। आएगा। हाँ माइनस ट्वेंटी यस। सिक्स आएगा ना। अच्छा ऊपर है 10 टू इस पावर -26, नीचे क्या है? 10 टू इस पावर -19। हाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी? 10 टू इस पावर -7 आनी चाहिए। बाकी फैक्टर है वो कैलकुलेट कर लो। तो आप जो कैलकुलेट करो पता नहीं क्या कर रहे हो, दोबारा देखो क्या मिस्टेक कर रहे हो। सर 6.87 इंटू 10⁻⁻7 आ रही है। 6.87। हाँ 6.87 नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। चलें देख लें आप क्या आता है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करो, इससे तो कम आनी चाहिए। किसी और ने कैलकुलेट की है? हसनैन आप कर रहे हो? राफे? सर ये 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 आ। हाँ इसी तरह कुछ होगा। 4.87 मल्टीप्लाई 10 ये 4.87 तो ये बन रहा है 487 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है 33.2 और स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर per hour. What is the de Broglie wavelength of an electron traveling at 100 किलोमीटर पर आवर? ठीक है। तो पहले तो किलोमीटर पर आवर है, इसको हम करेंगे मीटर्स पर सेकंड में। तो किलोमीटर की जगह पे आ जाएंगे 1000 मीटर्स, और क्या है और की जगह पे हमारे पास आ गया है 3600 सेकेंड्स। तो ये आप जो 1 लाख को 3600 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27.8 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम निकालने के, क्योंकि लैम्डा के एक्सप्रेशन मोमेंटम यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा मास टाइम वेलोसिटी। तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg।
तो मोमेंटम हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी को और मास को, तो हमारे पास बन जाता है 2.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जब आपके पास मोमेंटम आ गया तो आप लैम्डा आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी ई। एच की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइड बाय मोमेंटम जो हमने कैलकुलेट किया है 2.53 मल्टीप्लाई 10⁻29 इज इक्वल 26.2 माइक्रोमीटर। तो ये जो आपके पास वैल्यू है 2 माइक्रोमीटर, आप देखें नैनो से बड़ी है, तो आप के लिए ये डिटेक्टेबल होगी वेवलेंथ जो एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब मैंने अभी आपको बताया था कि वो बेसिक एलिफेंट है या आपके पास लाइन है, माउस है या कोई भी चीज़ है, उसका जो पार्टिकल एस्पेक्ट हम देखते हैं उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट है। तो वो वेव नज़र क्यों नहीं आती? तो उसके लिए आप कैलकुलेट कर लें। लेट से आप देखें कि आप लेट से आपको ही कंसीडर कर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच पी आएगा। और आप ये देखिए आप कितना ज़्यादा दौड़ सकते हैं। लेट से आप करते हैं ज़्यादा दौड़ सकते हो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है। और मैस, स्टैंडर्ड जो पर्सन का मैस लेते हैं वो 60 kg लेते हैं, तो 60 kg मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका मोमेंटम हो गया। तो इसको आप डिवाइड करो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, तो देखें क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आएगी। तो ये कोई ऑर्डर होगा 10⁻32 के करीब होगी, ऐसे ही है। तो वैल्यू होगी ये 10⁻32 गालबन, ठीक है। तो आप ये देखें ये बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है जो आपके साथ एसोसिएट है, अगर आपके साथ एसोसिएट है वो बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है, इस वजह से डिटेक्टेबल नहीं होगी, है सही लेकिन डिटेक्टेबल नहीं है। इस तरह आप इधर से अगर आपने उसकी निकालनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालनी है, आपको उसकी स्पीड पता होना चाहिए और उसका मैस पता होना चाहिए ताकि आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लो और आप इस एक्सप्रेशन से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो एग्जांपल है 33.3 और पूछा ये गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू r1, ठीक है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड पूछी गई है और हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, इक्वल टू r1 है, ठीक है, r1 है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो r1 हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो लैम्डा इज इक्वल टू r1, तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर के ई स्क्वायर एम। तो आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है हमारे पास, तो r1 एन की जगह पे 1 आ गया क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, 1 स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर के ई स्क्वायर एम ई, ई यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में है, तो के की जगह पे ये कॉलम कांस्टेंट है, वैल्यू आ गई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। यहाँ पे हमारे पास ई चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 स्क्वायर हो गया और एम ई की जगह पे उसका इलेक्ट्रॉन का मैस आ गया। ऊपर हमारे पास रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है और उसका स्क्वायर है। तो r1 इज इक्वल टू 5.25 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर्स। तो ये आपके पास आ गया, आर नहीं आया बल्कि हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया, क्योंकि वो दोनों इक्वल है वैल्यू। तो यहाँ से आप मोमेंटम के रिलेशन यूज कर सकते हैं, पी ई इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा ई। पी की वैल्यू होती है मैस टाइम वेलोसिटी, एम ई वी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा ई। तो यहाँ से आप देख लें कि आप ई को अलहदा करके एम ई को सब जगह डिवाइड हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एच ओवर एम ई लैम्डा ई, एच की वैल्यू और ये डिवाइड कर लो आप, तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में ये देखें कि आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन थी
इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसके लिए आपने क्या फाइंड आउट कर ली है, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 33.1 करो, प्रॉब्लम नंबर 33.1 करो। हेलो, a photon is emitted by an atom when one of the electron orbiting Yes, the atom draws from an energy level, initial energy given है, to an energy level of HF is equal to minus 12.70 electron volt. What is the energy of this photon in electron volt? ठीक है। What is the energy of this photon in joule? What is the frequency of this photon? What is the wavelength of this photon? What is the momentum of this photon? तो देखिए ऑलमोस्ट सारी जो अपने चैप्टर पढ़ा है पूरा इसमें काफ़ी सारा इंक्लूड है, ए से लेके बी तक। आपसे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी में भी एनर्जी निकलवा रहा है, जाउल में भी फ्रीक्वेंसी भी निकलवा रहा है, उसकी वेवलेंथ भी, मोमेंटम भी। तो करें ज़रा इसे। इनिशियल हमारे पास एनर्जी है -10.6 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल है -12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी ट्राई करें इसे और मुझे बताएं क्या वैल्यू आती है। आपने फाइंड आउट करनी है एनर्जी और फोटोन जो इमिट होगा इन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जाउल, और फिर आपने फ्रीक्वेंसीज लैम्डा और मोमेंटम फाइंड करना। जी हुई है आपसे प्रॉब्लम? हेलो, तो प्रॉब्लम मैंने आपको जो कही हुई है वो है प्रॉब्लम नंबर 1, और इसमें आपको पहले चाहिए जो फोटोन इमिट होगा वो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस की, उसकी एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल की डिफरेंस होगी। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये अब आपके पास वैल्यू आएगी माइनस में, लेकिन मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू इसकी, और ये बनेगी आपके पास 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आपके पास ये होगी फोटोन की एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपने कन्वर्ट करना है इसको जाउल में, तो ये बनेगा 2.6 मल्टीप्लाई 10 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, वो होगी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जाउल। तो ये हमारे पास है कि जाउल में एनर्जी। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको पता है कि रिलेशन होल्ड करता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी डेल्टा ई डिवाइड बाय एच। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो आपके पास लेमडा भी आ जाएगा, सी इज इक्वल टू होता है एफ लेमडा। तो यहाँ से आपके पास लेमडा इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी डिवाइड बाय एफ। मोमेंटम भी आ जाएगा, मोमेंटम बनेगा पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज। तो फोटोन बेसिक इसमें क्या थी, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और वो है कि जो आपके पास फोटोन इमिट होगा जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो दो उसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, एक हायर एनर्जी डिफरेंस किसका, ऑर्बिट्स का, जिसमें वो मौजूद है। तो जहाँ से जंप किया है ये है था इनिशियल, और ये रहा मेरे पास लेट्स से फाइनल।
तो जो इधर डिफरेंस होगा वही डेल्टा ई है हमारे पास, डेल्टा ई दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, ये फोटोन की एनर्जी होगी जो इमिट होगी। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, the electromagnetic radiation emitted from the sun is most intense at around 502 nanometer। ठीक है। what is the energy per photon for light of this wavelength। तो एनर्जी आपने निकालनी है एक फोटोन की बस, लैम्डा आपके पास गिवन है तो आप निकाल लोगे एनर्जी, ऐसे ही है या नहीं निकाल सकते। तो लैम्डा आपके पास गिवन है, लैम्डा हमारे पास है 502 नैनोमीटर। तो एनर्जी क्या बनेगी, इज इक्वल टू होता है एच एफ, एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा एच ओवर एच इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो लेमडा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, एच की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 34, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द मोमेंटम पर फोटोन, तो मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, तो मोमेंटम भी आ गई। ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया। पार्ट्स नहीं, पार्ट ये हमारे पास सी है। बी हमारे पास है कि इस एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो आप कीजिएगा खुद ही। अच्छा, स्पीड बतानी है, हाउ फास्ट वुड एन इलेक्ट्रॉन नीड टू बी ट्रेवलिंग टू हैव द सेम मोमेंटम एज दिस फोटोन। तो मोमेंटम आपके पास गिवन है, मोमेंटम है पी, और इसे कर लोगे इज इक्वल टू एम वी के, इधर पुट कर दोगे आप, पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, पी की वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी उसको डिवाइड करोगे ये एम से इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। व्हाट वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सच एन इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की आपके पास मोमेंटम आ गया, मोमेंटम से दोबारा आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालोगे इसकी, तो लेंथ डी ब्रोगली लेंथ आएगी एच ओवर पी होता है। ठीक है, और पी आपके पास यहाँ से आ जाएगा, लेकिन मैथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन, बाकी भी आपके पास इस 33.3 भी यही है कि आपके पास वो मैथ्स गिवन है, आपसे पूछा गया कि इतने अगर स्पीड हो तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। एलिफेंट का गिवन है, जैसे मैंने आपका निकाला था उस तरह आप एलिफेंट का निकाल लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन लेबल्ड 1 to 4 will release photon of the highest energy, release the photon of the lowest energy। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन कुछ गिवन है और पूछा गया है कि इनमें आप बताओ कि रिलीज द फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। तो इनमें सब 33.4 की बात कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट फोटोन जो इन ट्रांजिशन में से, ये 2 से 1 है, 5 से 1 है, 5 से 2 है, 4 से 3 है, 10 से 5 है, किस ट्रांजिशन में हाईएस्ट एनर्जी रिलीज होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस में होगी, और 433 नैनोमीटर की वेवलेंथ कौन सी होगी, और 0.661 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वेवलेंथ है किस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हेलो, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर।